बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूं। एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिजिकल क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ये हाफ चैप्टर पढ़ा दिया हुआ है और बाकी का हाफ अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ अब अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को जो डेली का लेक्चर है वो मिलता रहे और आप मजीद चीज़ों को क्लियर करते रहें। तो बायोएनर्जेटिक्स इसका टाइटल है और हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक, इसलिए टिल एंड मेरे साथ आप लोगों ने अटैच रहना है ताकि आप लोगों को पूरे का पूरा टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो सके। सो कि इसमें दो तरह के रिएक्शंस हैं। नहीं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम सिंपल वर्ड्स में लाइट रिएक्शन कहते हैं और दूसरा रिएक्शन है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो आज हम लोग जितना भी लाइट रिएक्शन से रिलेटेड बातें हैं वो सारी की सारी आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों ने मेरे साथ अटैच रहना है। इसके अलावा जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर इन केस आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल, तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपना डाटा सेंड कर देना है, जो कि अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, +923466139239। और वहां पर मैं आपको इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लूंगा, जहां पर आप लोगों को डिफरेंट लिंक्स मिलते रहेंगे वीडियोस के। इसके अलावा आप लोगों को नोट्स मिलते रहेंगे पीडीएफ की फॉर्म में और भी बहुत सारा मटेरियल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। व्हाट्सएप के अलावा आप फेसबुक पर भी मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ग्रुप का आपको लिंक आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मैं चलता हूँ जी इस डिस्कशन की तरफ। तो हम लोग रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है, एक तरह से छोटी सी डेफिनेशन यूं समझ लें कि ये एनर्जी कन्वर्जन फेज भी कहलाता है और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो है एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो हमने यही देखना है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, कितने स्टेप्स में प्रोड्यूस होती हैं, वन बाय वन हम ये सारी बात क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रिलेट करते हुए उससे एक चीज है जी फोटोसिस्टम्स, उसको क्लियर कर लेना है। सो आपको इस पर भी अलग लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन फोटो सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप्स। तो मैं अभी आपके साथ ये सारी बात डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जब आपको ऑर्गेनाइज मिलते हैं इनटू क्लस्टर्स तो दैट विल बी कॉल्ड एज फोटोसिस्टम फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ फोटोसिस्टम। इसका मैं व्यू अब आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इसके बाद हम लोग इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। जो इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स और एक रिएक्शन सेंटर। तो चलते हैं इसके कंपोनेंट्स की तरफ। सो देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स, वन इज एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड अदर इज रिएक्शन सेंटर। अब आप लोगों को ये व्यू नजर आ रहा है दोबारा से डायग्राम के अंदर कि ये सारे पिगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें कैरोटिनॉइड्स भी हैं, क्लोरोफिल बी भी है, क्लोरोफिल ए भी है। लेकिन जब आप एंटीना कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो उसके अंदर अब आप लोगों को सिर्फ क्या क्या मिलेगा, द एंटीना कॉम्प्लेक्स हैज मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स। अब आपने ट्रांसफर ऑर्डर पढ़ा हुआ है पीछे इसी चैप्टर के अंदर, प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर। जो लाइट एनर्जी है वो सबसे पहले एब्जॉर्ब अगर इन केस कर रहे हैं कैरोटिनॉइड्स, तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे टू क्लोरोफिल बी और फिर क्लोरोफिल बी आगे ट्रांसफर करेगा टू क्लोरोफिल ए। और इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग या लाइट हार्वेस्टेशन। तो ये सिस्टम जो फोटो सिस्टम है इसका दूसरा नाम आप क्या दे सकते हैं, सो लाइट हार्वेस्टेशन सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो आप लोगों को ये आगे जाके भी बात थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट आपको देखने को नजर नहीं आएगी। अब वो आप कहाँ दे सकते हैं, इन रिएक्शन सेंटर। The second part of antenna, the second part of photosystem is reaction center. So reaction center has one or more molecules of chlorophyll A. पहली बात तो याद रखनी है कि रिएक्शन सेंटर के अंदर सिर्फ क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें कोई क्लोरोफिल बी या कोई कैरोटिनॉइड्स, इन अदर वर्ड्स कोई एसेसिव पिगमेंट्स इसमें नहीं पाए जाते। सो क्लोरोफिल ए अलोंग विद द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब आप लोगों को इसमें कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को एक से दूसरे को ट्रांसफर करते जाएंगे। इस तरह एक ऑक्सीडाइज होता जाएगा, दूसरा रेड्यूस होता जाएगा। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर किसी और को मिल रहे होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो रेड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह दो टर्म्स याद रख लें, इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डोनर को हम फर्दर दो नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर इज ऑल्सो नॉन एज रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है किसी को, तो जिसको दे रहा होता है वो उसकी रिडक्शन हो जाती है। तो डेट्स वाई इलेक्ट्रॉन डोनर इज ऑल्सो नॉन एज रेड्यूसिंग एजेंट। लेकिन क्योंकि खुद उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो डेट्स वाई वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। अब जिसने
जिसने इलेक्ट्रॉन उसके एक्सेप्ट किए होते हैं, जैसे कि प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, तो ये प्राइमरी एक्सेप्टर जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो जिससे एक्सेप्ट करता है उसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है। दैट्स व्हाई जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर खुद को उसको नाम कोई देना चाहें तो उसे रेड्यूस्ड सब्सटेंस कह सकते हैं। तो ये दो चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है थ्रू आउट, कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रेड्यूस हो रहा है। तो ये दो कंपोनेंट्स मैंने आपको क्लियर किए जी, वन इज एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड अदर इज रिएक्शन सेंटर। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स में लाइट हार्वेस्टेशन होगी, यानी लाइट एनर्जी को आगे ट्रांसफर किया जाएगा, और जो रिएक्शन सेंटर होगा वहां से इलेक्ट्रॉन्स आगे फर्दर ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ताल्लुक एक्चुअली किसके साथ होगा, रिएक्शन सेंटर के साथ होगा। फर्दर चलते हैं जी हम लोग इस डिटेल में कि तो टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम के, फोटो सिस्टम आगे फर्दर अब कितनी तरह के हैं। सो देयर आर टू फोटो सिस्टम्स जिनको हम नाम देते हैं जी फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये नाम इसको हमने क्यों दिए, दीज आर नेम्स सो इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी, क्योंकि जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, ये सारा अभी डिटेल में आपको फर्दर जो बताऊंगा, उसमें अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वो फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट करेंगे, और जो आप लोगों ने आगे जाके फर्दर देखना होगा तो फोटो सिस्टम 1 होगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर 1 बाद में आ रहा है तो उसको फिर हमने 1 क्यों कहा, और अगर 2 पहले आ रहा है तो उसको फिर आप 2 क्यों कह रहे हैं। ये बेसिकली नाम जो है वो डिस्कवरी ऑर्डर के अंदर रखे गए हैं। तो पहले डिस्कवर हुआ था फोटो सिस्टम 1, दैट्स वाई उसको फोटो सिस्टम 1 कहते हैं, एब्रिविएशन करके उसको लिखते हैं PS1। और फोटो सिस्टम 2 क्योंकि बाद में डिस्कवर हुआ था, इसी वजह से उसको PS2 यानी कि फोटो सिस्टम 2 का नाम दिया जाता है। अब नंबर 1 फोटो सिस्टम 1 के अंदर अब आप लोगों को जो मेन डिफरेंस मिलेगा फोटो सिस्टम 2 से, वो इसके रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल है वो डिफरेंट होता है। सो फोटो सिस्टम 1 हैज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल व्हिच एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में अगेन एक बात पढ़ी थी कि क्लोरोफिल ए अपने रेड एब्जॉर्प्शन पीक की वजह से 4 किस्म के हैं। वो आप लोगों ने नाम उनके पढ़े होते हैं, P670, P680, P690 एंड P700। अब इसमें से जो P700 है दैट इज प्रेजेंट इन रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है उसमें जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो है P700, वेयर एज द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2 हैज P680, P फॉर पिगमेंट। तो वो मैक्सिमम लाइट कौन सी वाली एब्जॉर्ब करेगा, 680 नैनोमीटर वाली। तो इसी वजह से आप लोग उसमें उसका नाम फिर P680 रख देंगे, द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए व्हिच एब्जॉर्ब बेस्ट द लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर। बाकी जो डिफरेंस है वो इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो भी इनके एक दूसरे से डिफरेंट है। वो आगे भी हम लोग डायग्राम के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सा कैरियर मॉलिक्यूल किस फोटो सिस्टम का पार्ट होता है। सो स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर is also associated with a nearby each reaction center। तो हर रिएक्शन सेंटर के बाद, यानी चाहे वो फोटो सिस्टम 2 का है चाहे वो फोटो सिस्टम 1 का है, तो आपको एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेगा, और उससे आगे फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलना शुरू हो जाएगी। सो दिस एक्सेप्टर ट्रैप्स द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एंड देन passes them on to the series of electron carriers। So during this energy is used to generate the ATP by chemiosmosis। तो इंशाल्लाह एंड में मैं आप लोगों को फिर chemiosmosis का भी कॉन्सेप्ट दूंगा इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं जरा जो आगे फर्दर मेन प्रोसेस है, मेन रिएक्शन है, दैट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम दूसरा नाम अगर कोई देना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन ये अब दो तरह का है, एक आप लोग नॉन साइक्लिक पढ़ेंगे और एक साइक्लिक। लेकिन शुरू के इंट्रोडक्शन के अंदर एक दो बातें, अगर इन केस आपको राइट अ नोट ऑन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आता है तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर ये छोटी सी बात शुरू पर बताएंगे कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कंस्टिट्यूट दैट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग व्हिच light energy is absorbed by chlorophyll and other photosynthetic pigment molecules जो कैंटीना कॉम्प्लेक्स में शामिल होते हैं, and converted into the chemical energy। और chemical energy बनती है रिएक्शन सेंटर में। as a result of this energy conversion reducing and assimilating power। अब वो क्या क्या है, in the form of NADPH। अब याद रख लें इस प्रोसेस के अंदर, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर NADPH जो प्रोड्यूस होता है वो रेड्यूसिंग पावर अपने पास रखता है, यानी इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वाइल ATP के पास क्या होता है, एसिमिलेटिंग पावर। तो ATP केमिकल एनर्जी है, वो एसिमिलेटिंग पावर अपने अंदर रखेगा, और NADPH के पास रेड्यूसिंग पावर होगी, और यही दो चीजें फिर आगे जाके यूज होंगी इन द डार्क रिएक्शन। So these are formed both temporarily storing energy to be carried along with the hydrogen ions यानी protons to the light इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात इसमें याद रखने वाली है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि देयर आर टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स जिनको हम इलेक्ट्रॉन फ्लो कह सकते हैं, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक।
कि अब इन दोनों में क्या-क्या डिफरेंस है। ये जैसे हम आगे पढ़ेंगे डिटेल इंशाल्लाह, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि नॉन साइक्लिक को नॉन साइक्लिक क्यों कह रहे हैं, साइक्लिक को साइक्लिक क्यों, और इसी तरह से इन दोनों में जो बाकी के डिफरेंसेस हैं वो क्या-क्या हैं। तो मैं चलता हूँ जी उसकी डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं और इसको जी स्कीम भी कहते हैं। अब जी स्कीम क्यों कहते हैं, अब ये हम इसका व्यू देखते हैं तो उसमें अब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जिग जैग आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दिखाई दे रही है, क्योंकि अब ये जिग जैग है तो वहां से इसका नाम रखा गया जी स्कीम। और अगर इन केस आप इसका व्यू थोड़ा चेंज करके देखेंगे तो आप लोगों को ये जी शेप में ये सारी की सारी चेन दिखाई देगी। तो इस वजह से जिग जैग होने की वजह से भी अक्सर ये नाम देते हैं, तो जी स्कीम। अब इसमें आप लोगों को वन बाय वन इन सारे स्टेप्स को डिस्क्राइब करना है। तो ये दो तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या तो डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिखने के लिए दी जाएगी यार, यानी कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और फोटोफॉस्फोरिलेशन और जी स्कीम इन डिटेल। तो आप लोगों ने सारे स्टेप्स को साथ लिखना भी होगा, साथ डायग्राम भी बनानी होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ और सिर्फ स्केच ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, यानी ये जो आउटलाइन है, ये जो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन फ्लो नजर आ रहा है, उसकी सिर्फ आउटलाइन आपको ड्रॉ करने के लिए दी जा सकती है। अब आप स्टार्ट करेंगे जी यहाँ से, जैसे देखें फोटोलाइसिस का प्रोसेस वो आपको शो कर रहा है, लेकिन इससे पहले हुआ क्या, ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स के जो एसेसरी पिगमेंट्स थे, उन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की इनटू द रिएक्शन सेंटर। ये जो आपको रिएक्शन सेंटर दिखाई दे रहा है जिसको P680 हम कह रहे हैं, सो P680 के अंदर जब वो सारी एनर्जी आई और खुद भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए और इसमें से रिमूव हो गए। तो इसका मतलब ये एक्साइटेशन भी हुई और रिमूवल भी हुई। जबकि एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, लेकिन क्योंकि एनर्जी आगे ट्रांसफर कर देते हैं इसलिए रिमूव नहीं होते। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल हुई और इस रिमूवल को मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन। सो दैट्स व्हाई ये P680 की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। लेकिन P680 से इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई P680 प्राइमरी एक्सेप्टर के लिए क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट। अब प्राइमरी एक्सेप्टर उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के बाद और किसी को ट्रांसफर करेगा, तो दैट्स वाई वो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट के लिए रेड्यूसिंग एजेंट, और खुद फिर दोबारा से ऑक्सीडाइज। तो इस तरह जो P680 की ऑक्सीडेशन हुई है, या वो हाईली ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है इस टाइम, तो उसको अब दोबारा से वो इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड करके नॉर्मल कंडीशन पर वापस लेकर आएगा, दैट विल बी वाटर। तो अब आप पानी की बात इसमें करेंगे जी, वाटर की क्या होगी, फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एज वेल एज सम एंजाइम्स। तो बुक में एंजाइम्स का भी मेंशन है, तो इसलिए दो चीजों का नाम याद रख लें कि फोटोलाइसिस के अंदर एक तो आप लाइट का रोल बताएंगे और दूसरा एंजाइम्स का। जब इसकी फोटोलाइसिस होती है तो इसमें से एक तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो कि P680 के पास आ जाते हैं, दूसरी तरफ इसमें से प्रोटॉन्स निकलते हैं, और तीसरी बात इसमें से ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। सो दैट्स व्हाई फोटोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर की ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीजन रिलीज हुई एज अ बाई प्रोडक्ट, और इलेक्ट्रॉन्स चले गए इनटू द रिएक्शन सेंटर यानी कि P680। तो यूं P680 ने वाटर को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके ऑक्सीडाइज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर के लिए ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन है, तो दैट इज P680, और P680 के लिए ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन है, प्राइमरी एक्सेप्टर। अब प्राइमरी एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बेसिकली इनडायरेक्टली कह लें वाटर के थे, क्योंकि वाटर ने तो P680 को वापस कर दिए, और यूं जो इलेक्ट्रॉन की आगे चेन चलना शुरू होगी, ये एक तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की चेन चलना शुरू हो गई। तो दैट्स व्हाई जो लास्ट पर हमें फाइनल एक्सेप्टर नजर आएगा दैट इज NADP। तो अगर आपसे पूछा जाए कि NADP की रिडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तो चार ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन होगा वाटर मॉलिक्यूल। सो आगे चलते हैं। नहीं, अब प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनोन के पास आते हैं जिसको हम एब्रिविएशन करके PQ लिखते हैं। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। अब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में एक नहीं दो साइटोक्रोम्स होते हैं, और उसके बाद फिर वही इलेक्ट्रॉन्स आगे नेक्स्ट मूव करते हैं प्लास्टोसायनिन। अब ये जो चेन नीचे जा रही है, ये चेन नीचे जाने का मतलब बेसिकली एनर्जी लेवल का नीचे आना। अगर आप देखेंगे तो ये आपको साइड पर ये ऊपर की तरफ एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जैसे जैसे हम एरो को नीचे लेके आते जा रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी कम होती जा रही है। लेकिन क्या ये एनर्जी बिल्कुल लॉस हो गई, नहीं। यही एनर्जी बाद में केमी ऑस्मोसिस के प्रोसेस में यूज होगी और इसी की वजह से फिर ATP की प्रोडक्शन होगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप आपने याद रखना है जी, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोसायनिन जो कि कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है,
जब उस तक आते हैं तो उस वक़्त तक एनर्जी इतनी हो चुकी होती है कि वो एटीपी को प्रोड्यूस कर सके। तो इस वजह से इस स्टेप को कंसिडर किया जाता है द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सो एनर्जी फॉर केमियोस्मोसिस सिंथेसिस ऑफ एटीपी को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर प्लास्टोसाइनिन से वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इनटू रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1, क्योंकि फोटोसिस्टम 1 के भी अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके रिएक्शन सेंटर के वो रिमूव हो चुके होते हैं बिकॉज ऑफ द लाइट एनर्जी। तो इसी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा कौन करता है? ये पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे वर्ड्स में ये कह लें कि यहाँ फोटोलाइसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि वाटर की ब्रेकडाउन अगर आप देखेंगे तो सिर्फ स्टार्ट पर देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी ये फोटोसिस्टम 2 से ही पूरी हो जाती है। तो फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 1 में आ गए। फिर नेक्स्ट क्या होगा? P700 से दोबारा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, इसका अपना एक प्राइमरी एक्सेप्टर है। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आएंगे फेरिडॉक्सिन के पास, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है और इसने फिर आगे फर्दर वो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट फाइनल एक्सेप्टर जिसको मैं बता चुका हूँ NADP उसको देने हैं। तो एक एंजाइम इसमें यूज होगा NADP रिडक्टेज, वो NADP की रिडक्शन करेगा और इस रिडक्शन के रिजल्ट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी NADPH यानी कि निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और वो रिड्यूस होकर चेंज हो जाएगा NADPH में। तो यहाँ पर ये पहली प्रोडक्ट आपको जैसे नजर आ रही है, लेकिन सेकंड प्रोडक्ट यूं कह लें कि एक्चुअली जिसको मर्जी फर्स्ट कह लें, जिसको मर्जी सेकंड, एंड दैट इज ATP। और ATP की जो प्रोडक्शन का पूरा मैकेनिज्म है जिसको हम केमियोस्मोसिस कहते हैं वो हम एंड पे देखते हैं। तो यहाँ पर जी अब आप लोगों के पास ये दो प्रोडक्ट्स अब आपको नजर आ रही हैं ATP एंड NADPH। ये सारा प्रोसेस कहलाता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक वक्त में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आगे जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आगे जा रहे होते हैं तो एक मॉलिक्यूल NADPH का प्रोड्यूस होता है और एक मॉलिक्यूल ATP का। लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन अगर आपसे पूछ रहा है कि जी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में टोटल एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका आंसर होगा 6। और इसी तरह से टोटल NADPH कितने प्रोड्यूस होते हैं? वो भी 6। अब इन दोनों ने यूज होना है डार्क रिएक्शन में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि जो एटीपी है वो एक्चुअली आपको डार्क रिएक्शन में अगर हम कहेंगे तो कितने चाहिए, तो 9 एटीपीज चाहिए। अब क्योंकि लाइट रिएक्शन में तो 6 बनते हैं अभी तक नॉन साइक्लिक में, तो नॉन साइक्लिक में क्योंकि 6 बने अभी 3 और चाहिए होते हैं, जबकि NADPH की रिक्वायरमेंट 6 ही है। तो इसलिए अब मजीद NADPH नहीं बनेगा, बट अब ATP मजीद अभी चाहिए। तो इस प्रोसेस के अंदर फिर एक फेज शुरू हो जाएगा जिसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। नेक्स्ट में स्लाइड में अब आप लोगों को वो दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने पहले भी बता दिया है कि ये जो पाथ अब आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो का, सो टू फोटो सिस्टम को जो शो कर रहा है, सो ड्यूरिंग, मैं दोबारा से इसको जरा दिखा देता हूँ। सो इसके अंदर ही आप लोगों को जो पाथ नजर आ रहा था वो जिग जैग है क्योंकि सारे का सारा, और इसी वजह से इसकी शेप की वजह से भी हम इसको जी स्कीम का नाम देते हैं। चलते हैं ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जल्दी से उसको देख लें। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि अब आपको ATP और चाहिए जबकि NADPH मजीद नहीं चाहिए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सिन के पास आते हैं नॉन साइक्लिक जो हमने देखा, तो वो आगे बजाय NADP को देने के यानी फाइनल एक्सेप्टर को देने की बजाय बैक इनटू द फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है उसको वो इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से प्रोवाइड कर देता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बजाय आगे जाने के वापस पीछे आ जाते हैं, और क्योंकि वो वापस पीछे आ जाते हैं तो इसी वजह से ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कहेंगे जी फेरिडॉक्सिन ने इन साइक्लिक प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट किए? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने दोबारा किसको दिए? प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन उसी तरह से फिर P700 को देगा, फिर प्राइमरी एक्सेप्टर को मिलेंगे। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक फर्दर 3 ATPs प्रोड्यूस नहीं हो जाते। अब आप डिफरेंसेस सुन लें नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के अंदर, अगर इनके इस कंपैरिजन आपको आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है राइट डाउन एनी 4 डिफरेंसेस, एनी 2 डिफरेंसेस, एनी 3 डिफरेंसेस, तो मेजर डिफरेंसेस दोनों प्रोसेसेस में क्या है? इसमें अब आपको इस डायग्राम के अंदर दोनों ही नजर आ रहे हैं, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक भी। तो नॉन साइक्लिक में आपने जो पहला डिफरेंस बताना है साइक्लिक से, वो जारी बात है उसकी प्रोडक्ट्स का है। तो इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक देयर आर 2 प्रोडक्ट्स, मेन प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, एक ATP और एक NADPH। लेकिन अगर आप तीसरी प्रोडक्ट की बात करें जिसको बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। तो इस तरह 3 चीजें प्रोड्यूस हुई इन नॉन साइक्लिक। दोबारा सुन लें कौन कौन प्रोड्यूस हुआ? ATP प्रोड्यूस हुआ, NADPH प्रोड्यूस हुआ और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई एज अ बाई प्रोडक्ट। वाइल इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस जस्ट ओनली ATP is produced।
तो उसकी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है एटीपी। दूसरा डिफरेंस कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 ये दोनों के दोनों हिस्सा लेते हैं इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस, यानी P680 भी इन्वॉल्व है, P700 भी इन्वॉल्व है इन नॉन साइक्लिक। while in case of cyclic process just only P700 is involved, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस इसी के पास आ जाते हैं, तो इसलिए ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 हिस्सा लेता है। तीसरा डिफरेंस आप क्या बताएंगे, एटीपी की अमाउंट। तो इन नॉन साइक्लिक 6 एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड while in case of cyclic process 3 ATPs are produced। टोटल 9 बनते हैं, तो 6 बनते हैं नॉन साइक्लिक में और 3 बनते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। लास्ट डिफरेंस इसमें जो मेजर डिफरेंस है मैं वो आपको बता दूं, दैट इज द फोटोलाइसिस। वो मैं आपको जैसे शुरू पर भी बता चुका हूं कि ये ऑक्सीजन की प्रोडक्ट जो है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, लेकिन जिस प्रोसेस के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुई वो भी जारी बात है सिर्फ नॉन साइक्लिक का हिस्सा है, दैट इज फोटोलाइसिस। का मतलब वाटर इज इन्वॉल्व इन ओनली नॉन साइक्लिक प्रोसेस एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर इन द साइक्लिक प्रोसेस। ये सारा कुछ हो गया जी। अब फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या था, तो आप लोगों को इस पर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसका स्केच बनाने के लिए आ सकता है। आखिरी बात जो हम करेंगे जी वो है केमियोस्मोसिस का प्रोसेस, यानी ये जो एटीपी की सिंथेसिस हुई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, चाहे वो साइक्लिक था चाहे वो नॉन साइक्लिक था, वो एक खास मैकेनिज्म से हुई। सो इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक photosphorylation mechanism for ATP synthesis is chemiosmosis, the process that uses membranes to couple redox reactions to ATP production। That is the complete definition of chemiosmosis। अब मेम्ब्रेन के थ्रू ये redox रिएक्शन चलेगा, कपल का मतलब साथ साथ वही प्रोसेस चलता रहता है, और उसके रिजल्ट में जो एटीपी प्रोड्यूस होता है इस मैकेनिज्म की वजह से उसको हम कहते हैं केमियोस्मोसिस। अब ये कैसे कैसे चलेगा, ये मैं अब आपको डायग्राम दिखा रहा हूं जी। इस डायग्राम के अंदर अब आप लोगों को एक्चुअली क्या नजर आ रहा है, यहां पर आपको थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ओके, इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर अब आप लोगों को वो लिपिड बाई लेयर नजर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि जी हर मेम्ब्रेन के अंदर एक लिपिड बाई लेयर होती है, फिर उसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को एम्बेडेड फॉर्म में एक्चुअली क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर अब आपको नजर आ रहे हैं वही कैरियर मालिक्यूल्स, यानी कि जो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर सारे कैरियर मालिक्यूल्स देखे, जो स्टार्ट कहाँ से हुआ था प्रोसेस, प्राइमरी एक्सेप्टर से, देन कौन आया प्लास्टोकाइनोन, फिर इसी तरह से आगे, तो ये सारे वो कैरियर मालिक्यूल्स हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर वही जो क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल्स हैं, यानी कि P680 और इस तरह से P700 वो भी नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों को ये जो डायग्राम आपकी बुक के अंदर मिल जाएगी, इसमें अब याद रखने वाली बात जरा गौर से सुन लें। ये थाइलाकॉइड के अंदर की जो कैविटी होती है इसको हम दो नाम दे सकते हैं, एक तो उसका नाम है थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस, दूसरा इसका नाम क्या होता है, ल्यूमेन। मैं इसको थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देता हूं इन चीजों को, ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि ये अब आपको जो दिखाई दे रहा है ये है थाइलाकॉइड की ल्यूमेन, यानी कि अंदर की खाली जगह, और इसके बाद जो दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड ये जो नीचे पिंक एरिया सारा बनाया हुआ उसने, ये कह रही ये है स्ट्रोमा एरिया। तो आप लोगों ने याद रख लेना, एक तरफ ल्यूमेन है, यानी ये जो व्हाइट कलर का सारा पोर्शन है ये ल्यूमेन का पोर्शन है, और इसी तरह से जो नीचे वाला पोर्शन है वो है स्ट्रोमा, और दरमियान में हम क्या दिखा रहे हैं, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। अब बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, यानी मैकेनिज्म के अंदर हम लोग को जो डॉक्स रिएक्शन जो है वो चलते नजर आएंगे, तो हम जरा देखते हैं। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पंप्स प्रोटॉन्स हाइड्रोजनाइज, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, ये क्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू द थाइलाकॉइड स्पेस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहीं पर भी पंप का वर्ड आए यानी कि पंपिंग मैकेनिज्म आए तो वो हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो अगर तो प्रोटॉन्स मूव करेंगे स्ट्रोमा से इनटू द थाइलाकॉइड स्पेस और ल्यूमेन, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, यानी इसका मतलब ये लो से हाई में जाएंगे, और ये हाई में जाने की वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, तो इसको पंपिंग मैकेनिज्म कहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये जो वाटर है जिसको हमने फोटोलाइसिस के हवाले से देखा, तो वो भी अब कहां पर ब्रेक हो रहा है, वो भी ल्यूमेन एरिया में आप लोगों को उसकी ब्रेकडाउन नजर आ रही है, और उसमें उसकी ब्रेकडाउन के रिजल्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई जो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे जो कि किसके पास आ जाएंगे, ये रिएक्शन सेंटर के पास आ जाएंगे, और इसी तरह से जो प्रोटॉन्स हैं वो इस ल्यूमेन में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। अब ल्यूमेन के अंदर इसी वजह से प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू स्ट्रोमा बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा। जैसे अब आगे लिखा हुआ है द एनर्जी यूज फॉर दिस पंपिंग, अब वो जो पंपिंग का प्रोसेस था उसके लिए एनर्जी चाहिए थी, लेकिन वो एनर्जी आई कहां से, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि वो जो एरो नीचे जा रहा था इलेक्ट्रॉन्स के आगे मूव करने की वजह से, वो बेसिकली एनर्जी लेवल नीचे आ रहा था, लेकिन वो एनर्जी किसके पास आ रही थी, वो प्रोटॉन्स के पास आ रही थी, और उसी एनर्जी की वजह से ये पंपिंग मैकेनिज्म चला, और वो सारी एनर्जी अब किसके अंदर स्टोर है,
प्रोटॉन्स के अंदर। तो उसने आगे लिखा हुआ है, दिस एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि हाइड्रोजन आयंस ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो एक तरफ मैंने जैसे कहा कि जो उनकी कंसंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा होती जाती है, स्ट्रोमा में कम होती है, इसी वजह से अब वो मूव करना चाहते हैं अलोंग द ग्रेडियंट यानी फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। तो आप लोगों को अब इसमें जो मेम्ब्रेन है, ये आपने पढ़ा होता है कि इट इज इम्परमिएबल फॉर ऑल आइंस। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होता है एक्सेप्ट पोटाशियम, जिसके लिए वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो ये अब नीचे कैसे आएंगे, यानी कि ये उसको क्रॉस करके मेम्ब्रेन को स्ट्रोमा के अंदर कैसे आएंगे, क्योंकि उन्होंने स्ट्रोमा में इसलिए आना है क्योंकि वो एनर्जी को ट्रांसफर करना चाहते हैं टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ताकि वो इस एनर्जी को यूज करके किस में कन्वर्ट हो जाए, एटीपी में। सो यही मैकेनिज्म है। तो अब वो मूव करके नीचे कैसे आएंगे, अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एटीपी सिंथेज। अब एटीपी सिंथेज एक खास जो है वो एंजाइम भी आप उसको कह सकते हैं, जारी बात है एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। सो ये एक कैरियर प्रोटीन्स तो नहीं है, लेकिन एक चैनल प्रोटीन्स के तौर पर ये वर्किंग करता है, ये एम्बेडेड होता है इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो अब उसके बारे में आखिर पर लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्या होगा, द हाइड्रोजन आयंस मूव डाउन देयर ग्रेडियंट थ्रू स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड एटीपी सिंथेज which are built in the thylakoid membrane, और ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर ही मौजूद होता है। सो ड्यूरिंग दिस डिफ्यूजन, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन से लो में आ रहे हैं जो प्रोटॉन्स हैं, तो इसलिए हम इसको डिफ्यूजन का नाम देंगे। सो ड्यूरिंग दिस डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड टू मेक एटीपी। तो इस तरह से एटीपी की प्रोडक्शन होगी, और ये सारा मैकेनिज्म कोलेक्टिवली क्या कहलाता है, केमियोस्मोसिस। और आपको अलग लॉन्ग क्वेश्चन इस पर भी आ चुका है बोर्ड के एग्जाम्स में, तो इसी वजह से आप इसको भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डायग्राम ही होगी जो आपने ड्रॉप करनी होगी। तो आप लोगों को यहाँ पर वो देख ले, दोबारा से नजर आ रहा है कि ये P680 है सपोज करें, तो उसके साथ प्लास्टोक्विनोन दिखाया हुआ है, प्लास्टोक्विनोन के आगे उसने फर्दर दिखाया हुआ है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के साथ प्लास्टोसायनिन ऊपर दिखाया हुआ है, और उसके बाद फिर ये कौन आ गया, दैट इज P700 यानी कि फोटोसिस्टम 1। उसमें आगे ये फेरेडॉक्सिन है, फेरेडॉक्सिन ने फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए, फाइनल एक्सेप्टर एनएडीपी, जो कि अगेन कहां मौजूद था, स्ट्रोमा में। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मजीद बता दूं कि एनएडीपीएच और एटीपी की प्रोडक्शन का सारा मैकेनिज्म तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर चलता है। लेकिन अगर इन केस अगर आप देखें तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में कि प्रोडक्शन कहां पर हो रही है एनएडीपीएच की, मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूं। एनएडीपीएच भी और इसी तरह से जो एटीपी है, ये दोनों कहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये दोनों स्ट्रोमा में प्रोड्यूस हो रहे हैं। व्हाई, बिकॉज जो नेक्स्ट फेज चलेगा फोटोसिंथेसिस का, डेट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये कहां चलेगा, ये स्ट्रोमा में चलेगा। तो इसलिए स्ट्रोमा में इनकी जरूरत थी, तो इनको प्रोड्यूस भी स्ट्रोमा में किया गया। तो इसलिए इनकी प्रोडक्शन का एरिया कौन सा है, स्ट्रोमा, बट इनकी प्रोडक्शन का सारा मैकेनिज्म किधर चल रहा है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। तो अगर इन केस आपको लाइट रिएक्शन का अब पूछा जाए कि किधर चलता है, तो चीज ध्यान में रख लें कि वो चलता है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। और जो आगे फेज इंशाल्लाह हम इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, डार्क रिएक्शन, वो सारा कहाँ चलता है, वो स्ट्रोमा में चलता है। तो ये था जी सारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर इन केस नहीं तो आप दोबारा से इसको रिवर्स करके देख सकते हैं, और बाकी मुझसे कमेंट्स के अंदर कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो आप लोगों के क्लियर हो सकें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अपने जो है वो अगेन मेरे बल्कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या आपका भी है, मेरा भी चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशंस क्लियर होती रहे। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।